नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग इतिहास को रिवाइज कर रहे हैं और इतिहास में हम लोग पिछले वीडियो में मुगल साम्राज्य में अकबर तक जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे अकबर तक के शासनकाल के, उसको हम लोगों ने देखा था। उसके आगे जो शेष बचे शासक हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उनको आज इस एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आरओ के लिए क्विक बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग उससे इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए उससे जुड़ने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जहांगीर, अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसको बचपन में सलीम के नाम से और अकबर इसको शेखू बाबा कहता था, उसका काल आता है 1605 से 1627 तक जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर अपने शुद्ध सोने की न्याय की जंजीर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा थी, जिसको नूरजहां कहा जाता है। नूरजहां के नाम से जो फेमस है, उसको जहांगीर ने नूर महल की उपाधि दी। और ये जो मेहरुन्निसा या नूरजहां थी, इसके पिता का नाम गयास बेग था। गयास बेग जहांगीर का दीवान था और जहांगीर ने गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां की माँ का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने सबसे पहले इत्र बनाने की विधि का, परफ्यूम बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ओके, वही आगे लिखा है कि नूरजहां के पिता गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी। पुत्र खुसरो के विद्रोह पर गुरु अर्जुन देव द्वारा मदद करने पर अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब विद्रोह किया था तो उस पर सिखों के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो का आर्थिक रूप से साथ दिया था। इससे क्रोधित होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी, मृत्युदंड दिया था। जहांगीर के समय में कांधार मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया के हाथ में फिर से चला गया। कांधार पर्सिया ईरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था, जो कभी मुगलों के हाथ में रहता, कभी फिर से पर्सिया के हाथ में चला जाता। तो जहांगीर के काल में एक बार फिर से ये मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया के हाथ में चला गया। जहांगीर अफगानों को मनसबदारी पद्धति में शामिल करने वाला पहला मुगल बादशाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर की माता असमत बेगम, जहांगीर की सासू माँ या नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। जहांगीर के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता ये भी रही कि इसके दरबार में ब्रिटिश दूत आए थे, जिसमें प्रमुख थे कैप्टन हॉकिंस। 1608 से 1611 ईस्वी तक ये जहांगीर के दरबार में रहे। जहांगीर ने इनको खान की उपाधि दी और 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने 1618 ईस्वी में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख जहांगीर के बारे में जानकारियाँ थीं। जहांगीर के शासनकाल में इतना ही बहुत ही प्रसिद्ध बातें हैं। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है, उसका कार्यकाल आता है 1627 से 1658 तक शाहजहां का काल। और शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल, खासकर स्थापत्य कला की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल मुगल काल का एक उत्कृष्ट काल था, चरमोत्कर्ष काल था। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल थी, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो था। शाहजहां ने इसको मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। ओके, शाहजहां के काल में एक बार फिर से कांधार मुगलों के आधिपत्य में आ गया। जो जहांगीर के काल में मुगलों के आधिपत्य से बाहर निकलकर पर्सिया के हाथों में चला गया था, वो एक बार फिर से शाहजहां के काल में मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। शाहजहां के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे, पंडित जगन्नाथ। इनकी 2 कृतियां बहुत ही फेमस हैं, गंगा लहरी और रस गंगाधर। इन्हीं पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी।
इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और रहते थे जिनका नाम था लाल खां। लाल खां, याद रखिएगा, लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 1636 में शाहजहां ने बीजापुर व गोलकुंडा के साथ संधि की। शाहजहां के ही काल में गुजरात व दक्कन में भयानक अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, जिसका वर्णन पीटर मुंडी, मनुची इत्यादि जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने किया था। शाहजहां ने हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की, पृथक विभाग की स्थापना की थी। शाहजहां के कार्यकाल के बाद शाहजहां के 4 पुत्र थे, उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शाहजहां के 4 पुत्र औरंगजेब, दारा सिकोह, शुजा और सुलेमान सिकोह, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इस उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी होकर अगला शासक औरंगजेब बनता है। लेकिन इन उत्तराधिकार के युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। ये उत्तराधिकार के युद्ध अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस उत्तराधिकार युद्ध का सबसे सजीव वर्णन एक इतिहासकार बर्नियर थे, विदेशी यात्री भी थे। बर्नियर ने इसका सबसे सजीव वर्णन किया है, लाइव जिसको कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तराधिकार के युद्ध में, तो इसमें कुल मिला के 5 युद्ध हुए थे। देखिए, 5 युद्धों में से 4 युद्ध एक ही सन में हुए थे लेकिन अलग अलग माह में हुए थे, और 5वां युद्ध अलग सन और अलग माह में हुआ था। ओके, तो इसको याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, फरवरी 1658 में। ये कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, कौन पहले फरवरी में हुआ, फिर अप्रैल में, फिर मई, फिर दिसंबर। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग नोट डाउन करेंगे और वैसे ही आप लोग याद करेंगे। बहादुरपुर का युद्ध 1658 फरवरी में शुजा और सुलेमान सिकोह के बीच में हुआ। ओके, इसमें सुलेमान सिकोह विजयी हुआ था। फिर दूसरा हुआ धर्मट का युद्ध। धर्मट कहाँ है? धर्मट मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास है। धर्मट का युद्ध 1658 में अप्रैल में हुआ। इसमें मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना दारा सिकोह से भिड़ी, जिसमें मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना विजयी हुई। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 मई में। सामूगढ़ आगरा के पास है। इसमें दारा सिकोह एक बार फिर से पराजित हुआ और यही जो सामूगढ़ का युद्ध था, एक प्रकार से यहीं से औरंगजेब अगला शासक बनेगा, ये तय हो गया था। हालांकि उसके बाद 2 युद्ध और हुए। खंजवा का युद्ध दिसंबर 1658 में हुआ, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच, जिसमें शुजा अंतिम रूप से परास्त हुआ और औरंगजेब ने शुजा को मार दिया। इसके बाद देवराई का युद्ध 1659 मार्च में हुआ। ये भी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को अंतिम रूप से पराजित किया, दारा सिकोह की हत्या की और इस तरीके से औरंगजेब शासक बना। ओके, दारा सिकोह की बात करते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां द्वारा दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। दारा सिकोह ने भगवत गीता और उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया गया था, तो नोट डाउन कर लीजिए, जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं अगले शासक औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में सबसे पहले तो ये जानिए, 1658 से 1707 तक इसने शासन किया। औरंगजेब शासक बनने से पहले, मुगल बादशाह बनने से पहले दक्कन का गवर्नर था। ओके, औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला प्रथम मुगल शासक है। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। शाही दरवेश और बहादुर की भी उपाधि औरंगजेब को दी गई है। इसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम थी और अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम को इसने राबिया उद दौरानी की उपाधि दी थी। मुगल काल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति इसी के काल में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। पूरे मुगल काल में सबसे अधिक हिंदू सेनापतियों की नियुक्ति किसके काल में हुई? औरंगजेब के ही काल में हुई थी। औरंगजेब ने नौरोज, झरोखा दर्शन और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। याद रखिएगा, औरंगजेब संगीत का विरोधी था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा का इसने मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। मुगल साम्राज्य में दोनों को मिला लिया था।
सिख गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्युदंड दिया था। याद रखिएगा, 2 मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने 2 गुरुओं को, सिख गुरुओं को मृत्युदंड दिया था। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था और औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, जो सिखों के 7वें गुरु थे। औरंगजेब के काल में बहुत से विद्रोह भी हुए। इसी के काल में जाटों ने विद्रोह किया। गोकुल, राजाराम और चूड़ामन ये बहुत ही प्रसिद्ध जाट थे। इसी में से जो राजा राम था, इसने अकबर के मकबरे को लूटा। जो अकबर का सिकंदरा आगरा में मकबरा है, उसको खोद डाला था, उसको लूट लिया था। और चूड़ामन ने 1688 में भरतपुर राज्य की नींव डाली थी, इसी के काल में विद्रोह करके। ओके, तो इस प्रकार से औरंगजेब के काल में काफ़ी सारे विद्रोह होते। उसी में सिख विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था, जिसमें गुरु तेग बहादुर को इसने फांसी दी थी। तो औरंगजेब के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, तो वहीं से मध्यकालीन इतिहास को समाप्त घोषित कर दिया जाता है। बहुत से इतिहासकार 1707 ईस्वी से आधुनिक भारत का प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए वो काफ़ी विलासी प्रवृत्ति के थे, काफ़ी कमज़ोर प्रवृत्ति के थे, काफ़ी कमज़ोर थे। वे उस प्रकार से शासन नहीं कर पाए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में हम अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल मुगल साम्राज्य में जो इतने प्रमुख शासक थे उसके बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अब अगले वीडियोज़ में मुगल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, साहित्य कैसे थे, स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला, इन सब के बारे में अगले 2 वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए, जीएस की आपको कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल पर मिल रही है। अगर आपको वो नोट्स लेनी है तो आप लोग 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर भेज दें। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बेहतरीन नोट्स है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अमन स्टडी पॉइंट से नोट्स लेकर ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से आपको दोबारा कहीं और से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पहली बार में ही सिलेक्शन होगा, ये 100% गारंटी है। ओके, नमस्कार।